हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री शुरू की थी। उसके फर्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया था और हमने यहाँ तक पढ़ा था। इसके आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। तो इसके लाभ क्या थे फ्रेंड्स, कि ये कठोर सतह पे बनी होती थी और इसे ना तो कीड़े बर्बाद कर सकते थे, ना ये टूटता फूटता था। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी। तो ऐसा करने में कठिनाइयां ये होती थी फ्रेंड्स कि इसे इन अक्षरों को उसी रूप में खुदाई करने में दिक्कतें होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। यानी कि जो पुरानी वस्तुएं होती थी वो या तो पत्थर की बनी होती थी, या पकी हुई मिट्टी की, या कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि अगर लकड़ी के टुकड़े अगर मिलते हैं तो उसे पता चलता है कि लोग खाना भी बनाते होंगे। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें क्या कहा जाता है, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो बीते हुए कल का जो अध्ययन करते हैं उन्हें ही इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यानी कि हम उनके बारे जानते हैं कि अतीत में क्या होता था। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे कि पहले के जो लोग थे, जैसे पशुपालक, कृषकों का जो जीवन था राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। अभी हमारे देश में अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग लोगों का खान पान है, उनका रहना सहना भी अलग अलग ढंग का है। उदाहरण के लिए जैसे अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि जैसे कोई अगर जीत जाता था युद्ध को, तो वो क्या करता था कि अपना लेखा जोखा बना के रखता था, या तो पांडुलिपि में या तो अभिलेखों में। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यानी कि जो छोटे आदमी होते थे, जो छोटे काम किया करते थे, जैसे शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, संग्राहक इत्यादि, वे अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जबकि कौन रखते थे, वहाँ उस समय के शासक। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि इसके बाद हम अगले चैप्टर में इसके बारे कुछ इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स कि तिथियों का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बारे में हम तिथि कब से स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि वर्ष की गणना
ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, मतलब कि जब उनका जन्म हुआ था, किनका, तो ईसा मसीह का। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। और अगर बोल दिया जाए फ्रेंड्स कि ईसा पूर्व, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है, यानी कि जन्म से पहले। इस पुस्तक में 2000 के बाद हम अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और उसी के बाद से यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ है, इसे भी हम पढ़ के आज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जैसे अंग्रेजी में कभी भी बीसी लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। कहीं पे एडी लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है एनो डोमिनी, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कहीं पे एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा होता है, जिसका मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, सी का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि भारत में जो तिथि का प्रयोग स्टार्ट हुआ है कब से, तो भारत में तिथियों के रूप के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ, इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं। अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। तो ये तो आप समझ ही सकते होंगे कि समय के साथ साथ परिवर्तन सभी चीजों में भी आता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ कुछ अक्षर जो हैं वो सेम टू सेम मिलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो शेर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ये दिखाया गया है क्या कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की भाषा मिलती जुलती थी। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला। उत्कीर्णित पत्थर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जिस पत्थर पे कुछ लेख लिखे हुए रहते हैं, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों जैसे यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे क्या कहा जाता था, तो उसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। यानी कि देखिए मैंने आपको पहले बताया अभी कि इस जगह पे देखिए ये जो साइन है यहाँ पे इसके लिए भी एल का यूज किया गया है और इसके लिए भी एल का ही यूज किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लिपि या जो भाषा है वो दोनों सेम ही सेम, कहीं ना कहीं सब अक्षरों का जो अर्थ है वो समान ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ भी है कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी ए और इस जगह पे भी ए है। उसके बाद एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो देखिए फ्रेंड्स ये आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, तो मैं उसका पीडीएफ उसमें डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।